हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मद्देसिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के इस सेशन को। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है करंट अफेयर का 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। एक सुबह आपका अपलोड हो जाता है सुबह में फ्रेंड्स, करीब 8 से 10 बजे के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से 10 बजे के बीच में एक सेशन अपलोड हो जाता है और यहाँ पर जो उसका एनालिसिस होता है ना फ्रेंड्स, वो एनालिसिस जो आता है वो शाम के करीब 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में आपका जो है कि उस करंट अफेयर का एनालिसिस वीडियो आपके सामने यानी कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये फास्ट करंट अफेयर और करंट अफेयर एनालिसिस से फ़ायदा क्या होने वाला है? आपका फ़ायदा ये होने वाला है फ्रेंड्स कि सुबह करंट अफेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आज का न्यूज़ क्या है। आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और अगर आपको उसका डीपली फैक्ट जानना है, यानी उस करंट अफेयर से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को अगर जानना हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको यह डेली करंट अफेयर का सेशन के एनालिसिस वीडियो को देखना होगा। यानी कि मैं इसमें क्या होगा, इसमें स्टैटिक पार्ट को भी कवर करूंगा। प्रत्येक न्यूज को तोड़ मरोड़ कर और निचोड़ कर रख दिया जाएगा। इसमें जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे हर फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा उस न्यूज से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिश यही रहेगा कि प्रत्येक फैक्ट आपको समझ में भी आता रहे। ये वीडियो लंबा होगा जरूर, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप इसमें एकदम पूरे देखिएगा। इसमें क्या है, भारत से लेकर के इंडिया से लेकर के पूरे विश्व वर्ल्ड ब्रह्मांड तक की सैर करने वाले हैं इस वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में, क्योंकि इसमें हर फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा। आईएएस, पीसीएस, यहाँ की एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो वह सबके लिए, उन सब एग्जामों के लिए ये बेनिफिशियल वीडियो होगा दोस्तों। ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, इसको देखते रहिए और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज का एनालिसिस। पहला न्यूज है आज का दोस्तों कि कोविड-19 आर्थिक संकट के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए सरकार ने किस नीति में बदलाव किया है? दोस्तों, तो सरकार ने एफडीआई नीति में बदलाव किया है। ये एफडीआई नीति है क्या चीज, इसको समझते हैं। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या चीज, और ये सरकार ने बदलाव क्यों किया इस नीति में, यानी एफडीआई की जो नीति है हमारे यहाँ उसमें बदलाव क्यों किया है, इसके बारे में आइए समझते हैं। आपको पता होगा ना कि यह जो एफडीआई होता है फ्रेंड्स, यह किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश होता है। यानी कि ऐसे समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारा देश है भारत और यह है दूसरा देश, कोई भी अदर देश है। अगर ये देश हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमारे कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वह किस नीति के अनुसार इन्वेस्टमेंट करेगा दोस्तों? एफडीआई की नीति के अनुसार। किसके? एफडीआई के अनुसार। अब कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट उनके करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, अगर ये विदेशी लोग या विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है ना कि हमें जो वस्तुएं होती हैं ना, वो वस्तुएं कम दाम पे मिलती हैं। ये तो आम नागरिक का फ़ायदा होता है, लेकिन कंपनियों का क्या फ़ायदा होता है? कंपनियों के पास सपोज कीजिए पूंजी कम है, अगर जब पूंजी कंपनियों के पास कम होता है फ्रेंड, तो वो क्या करते हैं, वो शेयर निकालते हैं। ठीक है, वह शेयर निकालते हैं कंपनियों के लिए। अब ये शेयर क्या बोला है, आइए पहले शेयर को समझते हैं। ठीक है, देखिए शेयर क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपने देखा होगा ना कि न्यूज़ में या कभी भी कोई प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो देखते हैं शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है। ये शेयर मार्केट होता क्या है एक्चुअली, इसको समझते हैं। बात यह है ना फ्रेंड्स कि ये शेयर मार्केट जो होता है, एक मिनट, ये जो शेयर मार्केट होता है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये कंपनी एक्स है, सपोज कीजिए ये कंपनी क्या है, एक्स है। ये कंपनी एक्स क्या करेगी, अपने यहाँ अगर इसको पैसे की मान लीजिए ज़रूरत है, इस समय क्या है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है हर कंपनियों की कोरोना की वजह से भारत में, तो ये कंपनी अब क्या करेगी ना, अपने यहाँ यानी अपने कंपनी में शेयर यहाँ पर निकालेगी। शेयर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस कंपनी का एसेट का मतलब क्या है, पूरी पूंजी,
पूंजी। और इस पूंजी में क्या शामिल होता है दोस्तों, इस पूंजी में जो शामिल होता है टोटल, वो इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ तक कि इसके एक एक चीज जो भी यहाँ पर इसका फर्नीचर वगैरह सब होता है ना, उस सब का भी टोटल एक कैलकुलेशन निकाला जाता है कि इस कंपनी की टोटल लागत या टोटल पूंजी कितनी है। तो उस पूंजी को मान लीजिए, उस कंपनी की पूंजी सपोज कीजिए 100 रुपये है, सपोज कीजिए उस कंपनी की पूंजी 100 रुपये है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंपनी की पूंजी अगर 100 रुपये है, तो ये कंपनी क्या करेगा ना, अपने पास 20 रुपये रख लेगी कंपनी है, और इसमें बचा के इतना 80 रुपये। इस 80 रुपये को ये कंपनी क्या करेगी ना, पूरे विश्व में शेयर बांट देगी, और इसके कई शेयर धारक होंगे, और वह इसको क्या करेगी कंपनी, ये या तो इसको मान लीजिए सपोज कीजिए 80 भागों में बांट देती है, 80 भागों में पूरे विश्व में बांट दी इसको। अब कहेंगे ये बांटी क्यों, बांटी इसलिए दोस्तों क्योंकि क्या, कंपनी को ज़रूरत थी पैसे की, और वह टोटल पैसा वगैरह उसका क्योंकि कम हो चुका है, तो अब वह क्या करेगी यह कंपनी कि इस टोटल पैसे का, मान लीजिए उसके पास टोटल एसेट कंपनी का 100 ही रुपये बचा है, तो इस 100 रुपये का क्या करेगी, 20 रुपये अपने पास रखेगी। 20 रुपये क्यों रखेगी, क्योंकि मालिकाना हक उसका बना रहे 20 रुपये से, क्योंकि कंपनी के पास अगर 100 का 100 शेयर निकाल देगी तब तो उसका मालिक कोई और हो जाएगा। शेयर का मतलब एक प्रकार से आप उसके मालिक बन सकते हैं कंपनी का, उसके शेयर को खरीद कर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 रुपये जो अगर आप वो नहीं रखेगी तो उसका मालिकाना हक भी तो समाप्त हो जाएगा, तो 20 रुपये वो अपने लिए रखती है। अब वह क्या करेगी, इस 80% को पूरे विश्व में बांट देगी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, आ करके शेयर खरीदेंगे, जिनके पास पैसा होगा या जो पूंजी वाले लोग होंगे जिनके पास पूंजी अधिक होगी, वो आ करके इस कंपनी के शेयर को खरीदना स्टार्ट करेंगे। कोई 1 शेयर खरीदेगा, कोई 2 शेयर खरीदेगा, कोई 3 शेयर खरीदेगा, इसी तरह से। कोई पूंजी वाले लोग होते हैं ना, कोई व्यापारी ऐसे होते हैं दोस्तों कि वह इस कंपनी के कोई 2-2, 3-3, कोई 10-10 शेयर तक खरीद लेता है। 10 शेयर का मतलब क्या हो गया कि इस कंपनी के 10% का मालिक वो बन जाता है, कंपनी के 10% का मालिक। कोई 20% शेयर अकेले ही खरीद लेता है, और इससे क्या होगा, उस कंपनी के 20% का वो मालिक बन जाएगा। तो यही चीज होता है। और यहाँ पर कंपनी को क्या करते हैं, इस शेयर को खरीद कर कंपनी को पैसा दे देते हैं, और कंपनी अपना क्या करती है, व्यापार फिर से चालू कर देती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी बंद भी नहीं होता है, और कंपनी क्या है, चालू भी रहता है। और इसमें कई लोग, इससे यह भी फायदा होता है कि कई लोग जो विदेशी भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं, उनको क्या होने लगता है, फायदा होने लगता है इससे भी। तो इस प्रकार से आप और हम कंपनी खोल तो नहीं सकते, पर कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी से जितना भी कमाई होगा, जितना भी लागत मिलेगा, पैसा मिलेगा, कमाई अर्निंग होगा, उससे आप उसके भागीदारी हो सकते हैं अपने परसेंटेज के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये शेयर निकाला क्यों जाता है। तो अब ये जो एफडीआई से रिलेटेड कैसे हुआ दोस्तों, देखिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि इसमें क्या था कि इसमें जो शेयर निकाला जाता है ना, वो यहाँ के लोग भी खरीद सकते हैं, इंडियन लोग भी और विदेशी लोग भी खरीद सकते हैं। तो अब इसमें क्या किया जाएगा शेयर में कि जो विदेशी लोग आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जान ही रहे हैं, ठीक है। शाब्दिक तौर पे मैं समझाता हूँ, कोरोना का प्रकोप चल रहा है इस समय, और इस समय क्या है कि चीन इस कोरोना के प्रकोप से उबर चुका है, बहुत अच्छी तरीके से पूरा उभर चुका है। तो अब वह क्या करेगा ना कि यह विदेशों के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट में, यानी कि कंपनियों में क्या करेगा, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है चीन। प्रत्येक देशों की ये बात मैं बता रहा हूँ, और ये जो भारत के साथ घट रहा है, घटित हो रहा है, उसके उस न्यूज़ को इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर चीन जो है ना, वो चीन यहाँ पर क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ के कंपनियों के, और कंपनियों के शेयर को खरीद रहा है। अब क्या होगा दोस्तों कि समय समय पर, ठीक है, जब वो कंपनियों के शेयर को खरीद लेगा, तो मान लीजिए कंपनी के शेयर के 20% को ये खरीद लिया, सपोज कीजिए, तो 20% को जब ये खरीद लिया ना, तो बाद में जब ये कंपनी एक्स जो है, ये अगर कभी निर्णय कोई लेगी, तो अकेला 20% किसके पास है, चीन के पास है ना। अब 20% बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के अनुसार 20 रुपये एक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। बाकी लोग, अगर ये कंपनी कोई निर्णय लेती है, देखिए जब भी आप इसके शेयर धारक हो जाएंगे किसी कंपनी के, तो प्रत्येक निर्णय जो होगा ना कंपनी का, वो आपसे पूछ करके या आपसे राय लेकर के ही किया जाएगा, यानी उसमें आपकी भी सहमति अनिवार्य होगी।
ठीक है। तो ये चीन क्या कर सकता है दोस्तों, चीन डायरेक्ट मना कर देगा, कहेगा मैं तो आपको मैं इस निर्णय को मानता ही नहीं हूं। तो अब कहेंगे कि ठीक है भाई, तो तुम अगर नहीं मानोगे निर्णय तो अपना शेयर लेकर के किनारे हो जाओ। तो चीन क्या करेगा, अपना शेयर निकालेगा अगर 20%, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपने सोचा था वो तो धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने द्वारा जो बनाए गए कानून होंगे, जो नियम होंगे, उसको प्रतिपादन कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 20% लेकर के तो चीन चला जाएगा किनारे। ये चीनी की बात नहीं है, चीन के अलावा कोई भी देश अगर इसमें आता है तो वह किनारे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें घाटा ये हो जाएगा कि 20% जब लेकर के चला जाएगा तो हम काम अपना कर नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एफडीआई का यहाँ पर जो किया गया था, लॉन्चिंग किया गया था एफडीआई का, इसीलिए किया गया था कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए और हम क्या करें, उसका लाभ उठा सकें, हम अपने कंपनियों को डेवलप कर सकें। इसलिए एफडीआई का काम लाया गया था। लेकिन अब क्यों मना कर रहा है यह सरकार मना क्यों कर रहा है कि यहाँ पर जो ये न्यूज आया है निकल करके, क्यों इस नीति में बदलाव क्यों किया है। ठीक है, और ये अवसरवादी यहाँ पर शब्द है ना, अवसरवादी क्या चीज़ है, अवसरवादी यही है दोस्तों कि इस समय क्या है, कोरोना के प्रकोप की वजह से अवसर मिल गया है विदेशों को, विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हो जा रही है, कमज़ोर हो गई है। और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के कारण क्या है, यहाँ के शेयर क्या हो गए हैं, सस्ते दामों में अब मिल रहे हैं। और जब शेयर सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो यह विदेशी लोग जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से कि आज शेयर सस्ते दामों में मिल रहा है, पर भारत क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी कर लेगा। तो हम जो आज शेयर सस्ते दामों में पा जा रहे हैं, ये शेयर आगे चल करके हमें अच्छा पैसा देने वाला है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आ गया, यहाँ पर ये चीन को लेकर के क्यों यहाँ पर मैटर लेकर के आया गया है। तो दोस्तों ये चीन को लेकर के मैटर इसलिए लाया गया है, हालांकि देखिए हम चीन को डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, हम किसी भी कंपनी को या किसी भी देश को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो हमने एक नियम हम लेकर के आए। कौन सा नियम लेकर के आए फ्रेंड्स, नियम यह हमने ये कहा, हमने तो पहले ही यानी भारत ने पहले ही मना कर दिया था, किसको, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को तो पहले ही यह मना कर चुका है। इसने मना कर दिया कि आप डायरेक्ट हमारे यहाँ बाबू तुम तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे, और कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर करना भी होगा तो तुम हमसे पूछ करके करोगे। तो भारत और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं, ये बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है जो ना दोस्तों, तो ये डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्यों भारत ने मना कर दिया है। ठीक है, इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब भारत ने यह कहा ना कि भैया, अब ये दोनों तो पहले ही मना किया था, अब ये कह दिया कि भैया जो भारत की सीमा से जो 7 देश लगे हुए हैं ना, कौन कौन से देश 7 हैं, यहाँ पर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, चीन भी है, ये सब, और बांग्लादेश भी है, ये सब जो है 7 देश लगे हुए हैं भारत की सीमा से। तो उसने यह कह दिया कि जो भारत की सीमा से जो 7 देश लगे हुए हैं ना, अब वह अगर उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो क्या करेंगे, बाकायदा केंद्र सरकार यानी भारत सरकार से पूछ करके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके पहले की नीति क्या थी, इसके पहले की नीति ये थी ना फ्रेंड कि आप यानी विदेश की कोई कंपनी अगर भारत में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके 10% शेयर पे बिना सरकार से पूछे वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कितने परसेंट के शेयर पे, 10% के शेयर पे। और अब उस नीति में बदलाव ला करके क्या किया गया है कि अगर आपको भैया इन्वेस्टमेंट करना है, 1 भी % का इन्वेस्टमेंट करना है, किसको, जो भारत की सीमा से लगे हुए देश हैं, कंट्री हैं, तो उनको अब क्या होगा कि आपको बिना पूछे केंद्र सरकार यानी हमारी सरकार से बिना पूछे आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब ये दोस्तों बात ये हुई थी ना, इसमें बहुत जल्दी जागरूक करने वाला विपक्षी पार्टी था हमारा। विपक्षी पार्टी इसमें है कौन सा, कांग्रेस पार्टी, आप जानते ही होंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का ट्वीट आप अगर देखेंगे, उन्होंने एक बात ये बोला था कि भारत सरकार कोरोना के महामारी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की कंपनियाँ क्या हो, कोई दूसरा लेकर के चला जाए। अब कहेंगे सर ये दूसरा लेकर जाएगा कैसे, दूसरा ऐसे लेकर जाएगा दोस्तों, मान लीजिए ये कंपनी एक्स थी जो, इसने क्या किया, 20% अपने पास रखा, ठीक है, और 80% की शेयर को इसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा ना दोस्तों, आपको पता होगा ना, शेयर
खरीदे बेचे खरीदे, यानी कि एक प्रकार से भूमि की तरह। मान लीजिए आप एक जमीन खरीदें, इस जमीन को क्या हुआ कि आप खरीदें, आपने इसको बेच दिया, फिर जिसने खरीदा आपसे, जिसने खरीदा उसने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया, चौथे ने पांचवें को बेच दिया, पांचवें ने छठे को बेच दिया, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही चीज़ शेयर में भी होता है। शेयर में मान लीजिए कोई 1% का शेयर, कोई 2% का, कोई 3% का शेयर खरीदा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पैसे की जब जरूरत होगी तो वह शेयर को बेच देगा अपने। तो कंपनी तो शेयर, अगर मान लो कंपनी शेयर ले लेती है तब तो ठीक है, लेकिन कंपनी के पास ना पैसा हो तो शेयर कौन लेगा, इन्हीं शेयरों में से, इन्हीं शेयर धारकों में से कोई लेगा, या फिर कोई बाहरी कोई दूसरा शेयर धारक आ जाए किसी अन्य को बेच दे तो लेगा। तो यहाँ पर देखिए डर इस बात का है कि चीन क्या है, यहाँ पर देखिएगा इस समय क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। किस मामले में, भारत को परेशान करने के मामले में, ठीक है। तो वह क्या करेगा ना फ्रेंड्स, इसमें क्या करेगा, वह जितने लोग शेयरधारक मान लीजिए यहाँ पे खरीद लिए हैं और वह बेचना चाहते हैं ना, तो वह देखता रहेगा, और जो शेयर को बेचने की कोशिश करेंगे वह इसको खरीद लेगा। तो सपोज कीजिए जिस दिन चीन के पास 50% से अधिक का शेयर हो गया, क्योंकि भाई चीन के पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो वह हो सकता है कि इसके जब शेयर निकले इस कंपनी का, हो सकता है किसी कंपनी के 50% शेयर को वह खरीद ले। जिस दिन इस कंपनी के पास यानी चीन के पास 50% से अधिक का शेयर हो गया, उसका हक किस पे हो जाएगा, इस कंपनी के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या होता है, अगर 50% से अधिक का शेयर अगर आपके पास है तो उस कंपनी का हक सीधा किसके, यानी कि आप मालिक कौन हो जाएगा, उस 50% से अधिक व्यक्ति, यानी जिसके पास 50% से अधिक का शेयर होगा वह इसका क्या होगा, मालिक कहाएगा। तो इस कंपनी का मालिक कौन हो जाएगा, यह चीन बन बैठेगा। तो सोचिए कंपनी थी इंडिया की, बन बैठेगा मालिक कौन, चीन बन बैठेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, यानी कि वह सारा निर्णय अपने अनुसार वह लेना स्टार्ट कर देगा। इसमें नुकसान किसका होगा, इसमें नुकसान भारत के छोटे छोटे व्यापारियों का होना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है क्या कि चीन इसमें इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट करके सामानों को सस्ता दामों पे बेच दे। यहाँ के नागरिकों को फायदा तो होगा, लेकिन नुकसान होगा यहाँ के व्यापारियों को, ठीक है। अब आइए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा है क्या, कुछ फैक्ट लेकर के आए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बात क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट बताते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि इसमें हानि क्या होने वाली है। इसमें हमें हानि और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानते हैं क्या, विदेशी व्यापार, जब विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करती हैं तभी तो हमें क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, हमें अलग से पैसा मिलता है और हम उसका क्या करते हैं, अलग से अपना अर्न करते हैं, कैपिटल में अपने लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक है कि यहाँ पर नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष के 10 देशों में शामिल है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किए जाते हैं, शीर्ष 10 देशों में यह शामिल है। नियमों में सख्ती के कारण निश्चित ही भारत में होने वाले विदेशी निवेश में कमी आएगा ही आएगा, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तकनीकी और इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों पर होगा, ठीक है। और विशेषज्ञों के अनुसार भारत में निवेश करने वाली बड़ी संख्या में उन कंपनियों की भी है जो अमेरिका या हांगकांग जैसे देशों में पंजीकृत हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत में निवेश किया है। लेकिन हालांकि इसमें क्या है कि केवल यह बात बोला गया कि जो भारत के सीमा से सटे हुए देश हैं उनके लिए, बाकी बाहरी लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं व्यापार, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बैचलर कैपिटल फंड और कुछ अन्य निवेशकों के मामले में अंतिम लाभार्थी की राष्ट्रीयता की पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी। यह भी बात होगा कि इसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा, इसके बारे में हमें उसकी पहचान करना भी क्या हो जाएगा, एक बड़ी चुनौती बन जा सकती है दोस्तों। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें अगर चीन के बारे में, तो चीन ने भारत में कितना निवेश किया इसके बारे में अगर मैं फैक्ट बताऊं ना, हालांकि देखिए मैं बता दूं ये चीन की बात ही क्यों आ रही है इसमें, पता है आपको इस न्यूज़ में क्यों बार बार चीन का नाम मैं ले रहा हूं, आपको मैं बता दूं। भारत डायरेक्ट चीन को मना नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप किसी को डायरेक्ट मना करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप क्या है कि अपने यहाँ दोस्तों को किसी एक पर्टिकुलर दोस्त को आने के लिए मना करना चाहते हैं, पर आप ये सोचते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे, तो इसलिए आप ये कह देते हैं कि आज मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर दोस्त भी आपका नहीं आएगा और बाकी लोग भी नहीं आएंगे। तो इसने क्या कहा, भारत भी उसी तरह से काम किया है। उसने कहा चीन को डायरेक्ट मना तो कर नहीं पाया, क्योंकि भाई इस समय जानते हैं सबसे बड़ा खूंखार नेता चीन ही हुआ है भारत के को प्रॉब्लम समस्या में डालने के लिए। तो ये क्या कर रहा है ना, भारत ने ये नियम निकाला कि दोस्तों एक काम करो
कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आप हमसे पूछ कर करोगे। किनको बोला? यहाँ पर जो भारत के 7 जो सटे हुए राज्य है ना, जो भारत के 7 सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? 7 राज्य हैं भारत के। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी राज्य नहीं, देश, सॉरी, भारत के जो 7 सटे हुए देश हैं ना, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब जो हैं इनको डायरेक्ट मना उसने कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट मना कर दिया कि आप जितने भी लोग सटे हुए हो, आप हमारे साथ व्यापार करना होगा तो हमसे पूछ कर करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें चीन भी तो शामिल है। तो उसने चीन को क्या किया? डायरेक्ट मना नहीं कर पाया, लेकिन मना एक प्रकार से उसने कर दिया। तो ये था आपको FDI के बारे में कुछ बातें थी। और आपको अगर मैं बता दूं चीन के बारे में, तो चीन देखिएगा इसमें क्या है, 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें 2014 तक था इसका, लेकिन वो बढ़ करके ना, वो बढ़ गया और इस समय जो है ना 8 बिलियन, अधिक सी वृद्धि। यहाँ पर देखिएगा 2017 तक ये निवेश 5 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। और 2020 में ये निवेश बढ़ करके 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। यानी इस समय चीन जो है भारत में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसा समय भी आ सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, चीनी जो कंपनियाँ होंगी, चीनी कंपनियों का या चीन के जितने भी व्यापारियों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन दबदबा बढ़ जाएगा। इससे हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, समस्या बढ़ जाएगी। इसी पर्टिकुलर किसी एक देश का दबदबा न बढ़े, इसीलिए क्या किया जा रहा है, ये नियम निकाला गया है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और मैं फैक्ट लेकर के आया हूँ। 2017 में शंघाई की फोसून नामक कंपनी द्वारा हैदराबाद स्थित ग्लैड फार्मा 1.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो गई। यानी का मतलब इसका यह हुआ कि इसने 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इसमें कर दिया और इसका चीन का जो है ना निवेश बढ़ करके 74% हो गया। तो सोच लीजिए आप, तो इसमें मालिकाना हक किसका हुआ? मालिकाना हक क्या हो गया? सीधा सीधा चीन का हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि जो जिसकी भी ये कंपनी रही होगी ना, उसका मालिकाना हक एक प्रकार से समझ लीजिए छीन गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यही चीज़। अब कहेंगे सर अगर ये मालिकाना हक छीन जाता है तो फिर ये सब शेयर निकालते क्यों हैं लोग? तो बात यह है दोस्तों, शेयर निकालना इसलिए पड़ता है हमें, मान लीजिए हमारे पास उतना पैसा है नहीं और हमें काफ़ी हद तक हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है। ठीक है, और अगर काफ़ी हद तक हमें उत्पादन करना होगा, मांग ज़्यादा है हमारे पास और मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम है, तो कंपनी क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो कंपनी ये सोचती है चलो मेरा 20% शेयर रहेगा, पर मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं इसी 20% से मैं कमा करके एक दिन ऐसा आएगा मैं इन सबके शेयर को भी मैं खरीद सकता हूँ। कंपनी ये सोच करके यह काम करती है, लेकिन कभी कभी कंपनी का सोचा हुआ भी उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए इस समय नियम क्या बना रही है कंपनी अपने सिक्योरिटी के लिए 50% शेयर अपने पास रखती है और बाकी 50% शेयर को क्या करती है, बेचती है दूसरों को। ठीक है, यानी अपने बचत के। लेकिन मान लीजिए 50% में भी कंपनी का काम ना हो पाए तो क्या करना पड़ता, मजबूरी बस कंपनी को कम से कम 20% ही रोक करके बाकी 80% के शेयर को उसको बेचना पड़ता है। और ये शेयर क्या होता है, शेयर बेचता कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये शेयर बिकता कहाँ है। अब आप पूछेंगे सर हमें खरीदना हो शेयर तो कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों यह एक है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो होता है, जो कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा नाम है, और एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2 कंपनियां हमारे यहाँ एक प्रकार से हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर लगभग 75% कंपनियों के शेयर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना, इसलिए आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कंप्यूटर पर बैठे बैठे शेयर को खरीद करके ही वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते रहते हैं। ठीक है, तो वह शेयर के बारे में नॉलेज होना जरूरी भी है, तभी जाकर के हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 कंपनियां कौन, NSE और BSE, नाम याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। तो ये चीज़ है, यहाँ पर जा करके आपको क्या होता है, हमें इसके बारे में क्या होता है पता चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से भी समझना, मेरी बातों को नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के मैं सारे फैक्ट को जो समझाया हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा एक जो शेयर होता है ना, कंपनी का जो शेयर होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो होता है ना शेयर, वो 2 प्रकार से निवेश कर सकते हैं कंपनी में। एक ग्रीनफील्ड शेयर होता है, एक पोर्टफोलियो निवेश होता है।
ग्रीनफील्ड निवेश पोर्टफोलियो, ग्रीनफील्ड के अनुसार क्या होता है, इसके तहत दूसरे देश का कोई शख्स या कंपनी भारत में नई कंपनी खोल सकता है। यानी कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कौन कौन सा, गूगल है, अमेजॉन है, ये सब कंपनियां क्या है, विदेशी कंपनियां है ना। ये सब विदेशी कंपनियां आकर के भारत में कंपनी अपना कैसे खोल ली हैं, इसी ग्रीनफील्ड निवेश के तहत वो आकर के अपनी कंपनी को खोली हुई है। तो ये एक निवेश हो गया। दूसरा निवेश क्या है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो निवेश होता है। पोर्टफोलियो निवेश के अनुसार क्या है कि आप अपनी कंपनी नहीं बिठा पाएंगे, आप जो कंपनी होगी, जैसे कि मान लीजिए हज है ना, हज था पहले, हज को क्या किया गया, वोडाफोन में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि आप अपनी एक नई कंपनी तो नहीं बिठा पाएंगे, पर क्या करेंगे, उसी कंपनी को आप अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी उसी कंपनी को आप क्या करेंगे, अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप वह जो शेयर धारक होगा वो अपना नाम भी रख सकता है उसके जगह, अगर वो ज़्यादा शेयर खरीद लिया। तो यही हज को वोडाफोन में जब इसकी शेयर को ज़्यादा हो गया था विदेशी कंपनी का, तो हज को किसने अधिग्रहण किया था, वोडाफोन ने अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपनी या कोई शख्स भारत की किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है या फिर किसी कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है। ये था नियम आपका। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है, पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये एफडीआई क्या चीज़ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, और इस पर बैन क्यों लगाया गया है। देखिएगा, बैन इसीलिए लगाया गया दोस्तों। अब सारा चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि क्या है कि यहाँ पर जो है भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए, ठीक है, आर्थिक संकट से बचाने के लिए, इसीलिए ने केंद्र सरकार ने क्या किया, ये अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए ये नियम लगाया है इसने कि भैया आपको अगर कोई भी शेयर खरीदना है, आप हमसे बिना पूछे नहीं खरीद पाएंगे कंपनी के किसी भी शेयर को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी कंपनियाँ हो। ठीक है, तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में अब आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। बढ़ते हैं अब अगले न्यूज के एनालिसिस की तरफ। आया समझे दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि बाकी दोस्तों को भी मदद आपको इसके द्वारा मिल सके। ठीक है, अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस संगठन के नए विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर के सामान्य आवंटन का विरोध किया। तो दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए यहाँ पर एसडीआर यह होता क्या है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। एसडीआर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना हमारा, उसी का यहाँ पर एक मुद्रा है, एक प्रकार से आईएमएफ का एक मुद्रा है। इस मुद्रा को मान लीजिए एक प्रकार से एक टोकरी है, इस टोकरी में 5 मुद्राओं के, यानी आईएमएफ के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, एसडीआर में 5 मुद्राएं शामिल हैं। इन 5 मुद्राओं के एक टोकरी में अगर रख दिया गया तो उस टोकरी को ही क्या कहा जाता है, एसडीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसडीआर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा जो एसडीआर है उसमें कौन कौन से 5 मुद्राएं शामिल हैं दोस्तों, यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है, चीनी युआन है और पाउंड है। क्यों इन्हीं 5 मुद्राओं को शामिल किया गया दोस्तों। मैं अगर कुछ इतिहास के बारे में बताऊं आपको, तो पहले के समय में क्या होता था कि हम सोना से आदान प्रदान, यानी कि निर्यात आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। लेकिन बात क्या हो गया, कुछ दिन के बाद ये दोस्तों यह बात हुआ कि क्या जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब ये चीज़ आए, टोटल शुरू में क्या 44 कंपनियां सदस्य, 44 संस्थापक सदस्य आए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। ये सब देश मिल करके ना एक ब्रेटन वुड सम्मेलन किया इन्होंने। ब्रेटन वुड सम्मेलन के समय में ये जो है आईएमएफ निकल करके आया था सामने। ब्रेटन वुड सम्मेलन में क्या हुआ था, इसके बारे में मैं पहले भी कई न्यूज में डिस्कस कर चुका हूँ। इस सम्मेलन में दोस्तों WHO भी आया था, जो यहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशन यूएन भी आया था। यूएन के अंदर ही तो ये है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब उसी के अंदर ही है ना। तो यूएन की स्थापना तभी की गई थी। ठीक है, तो ये इसमें इस समय जो है ना 189 देश हैं दोस्तों, और इन्होंने क्या, इसके अनुसार क्या, ये 189 देशों की मुद्राओं से ये व्यापार नहीं कर सकते। यानी जैसे भारत को अगर विदेशी व्यापार करना है तो इन 5 देश की मुद्राओं से के द्वारा, यानी इस एसडीआर मनी के अनुसार ही वह कर सकते हैं। ये एसडीआर में जो 5 देश की मुद्राएं हैं ना, या 5 मुद्राएं जो हैं, उन्हीं के द्वारा क्या कर सकते हैं, या ये व्यापार कर सकते हैं, वरना ये व्यापार नहीं कर पाएंगे अपने मुद्रा में। तो इनको एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सचेंज करेंगे तभी तो यह हो पाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इसमें जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था तो उस समय आईएमएफ निकल करके आया था। तो अब यहाँ पर ये न्यूज क्या है, आईएमएफ के बारे में तो समझ में आ गया सर कहाँ से निकल के आया था, पर ये न्यूज क्या कह रहा है दोस्तों, ये न्यूज ये कह रहा है ना कि यहाँ पर जो है आवंटन का विरोध भारत सरकार ने किया है।
एसडीआर के आवंटन का विरोध। क्यों आवंटन का मतलब बांटने पे विरोध क्यों किया? ये तो फायदा है ना, अगर बांट रही है तो आईएमएफ पैसा, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति कमजोर है तो फायदा है। नहीं दोस्तों, फायदा क्यों नहीं है मैं समझता हूँ। बात यह है, विरोध दो देश मिल करके कर रहे हैं। कौन? अमेरिका और भारत, दोनों मिल करके कर रहे हैं। और विरोध करने का कारण क्या है कि देखिएगा, इस समय 500 इस समय जो है इसके पास, यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ यहाँ पर जो है ना, इसमें आईएमएफ के पास 447 बिलियन एसडीआर है इस समय। किसके पास? आईएमएफ के पास। और उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 692 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इसने आईएमएफ ने क्या कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए कि क्या किया जाए यहाँ पर, कि इसमें से $500 को, यानी 500 यूएस डॉलर को क्या किया जाए कि यहाँ पर पूरे विश्व को बांट दिया जाए, ताकि वो उससे क्या हो सके, मदद ले सके। तो इसने, भारत ने इसलिए मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि भारत के पास देखिएगा, हर देश के पास एक कोटा होता है, हर देश के पास एक कोटा होता है। तो उस कोटा के अनुसार, जैसे यहाँ पर भारत के पास कोटा है 2.76। कोटा कैसे बनता है? ये देश कि जितने भी देश हैं वो जितना इन्वेस्टमेंट इस आईएमएफ में करेंगे वही उनका कोटा बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया? अमेरिका ने। तो इसलिए अमेरिका का कोटा कितना है? 70.46% है। भारत का कोटा की बात किया जाए तो 2.76% है। उसके बाद किसका है? दूसरे नंबर पे जापान है 6.48%। तीसरे नंबर पर चीन है, आईएमएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है भारतीय कोटा जो है ना, वह करीब यहाँ पर मान लिख कर चलिए कि ये 8वें नंबर पे है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ 2.76 के इन्वेस्टमेंट के साथ 8वें नंबर पर इस समय है यह भारत। तो इसने यह कहा, अगर आप ये 500 यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना, तो जानते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली? प्रॉब्लम यह आएगा कि ये जितने टॉप 20 कंट्री हैं, टॉप 20 का मतलब जिनका आर्थिक स्थिति सही है, जिसमें इसने भाई, इसमें कैसे पता चलेगा आर्थिक स्थिति किसकी सही है? जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया उसी की तो आर्थिक स्थिति सही होगी। अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार ही, आर्थिक स्थिति के अनुसार ही तो इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, जो जैसे इन्वेस्टमेंट किया है, ये 500 यूएस डॉलर जो दिया जाएगा ना, उनको इसी कोटा के अनुसार दिया जाएगा। यानी अगर अमेरिका का कोटा है 17.46%, तो 17×5=85, यानी करीब 85, और यहाँ पर 87 यूएस डॉलर अकेला कौन लेकर के बैठ जाएगा? अमेरिका ही बैठ जाएगा, ताकि अमेरिका के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यह कोटा इसका बनता है, $87 यह लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए, जापान का इन्वेस्टेड अगर मान लीजिए 6.5% के करीब में है, तो इसको अगर देखा जाए तो 32% के लगभग ये लेकर के बैठ जाएगा, 32 के लगभग। और इसी तरीके से चीन का देखा जाए तो ये भी लगभग 32 के लगभग लेकर के ये भी बैठ जाएगा अपने पास। भारत की बात किया जाए तो भारत कितना लेकर के बैठ जाएगा? लगभग 3 है, तो मानकर चलिए लगभग 15 यूएस डॉलर ये लेकर के बैठ जाएगा। बिलियन में है, 500 बिलियन यूएस डॉलर के बारे में यह था, तो ये टोटल अमाउंट बिलियन डॉलर में है, यह ध्यान दीजिए। तो ये इतना पैसा तो यही सब लेकर के बैठ गए, करीब देख रहे हैं यहाँ पर कि 20-25% तो यही अकेले 2 ही 4 देश कंट्री लेकर के बैठ गए। तो भाई इस प्रकार से टॉप 20 का अगर देखा जाए तो 20 ही कंट्री मिल करके तो सभी पैसा ले लेंगे। तो ये बाकी 129 जो कंट्री हैं, 189 कंट्री, उनका क्या होने वाला है? जो 189 कंट्री हैं उनका क्या होगा? गरीब देश भी तो इसमें शामिल हैं, तो गरीबों का क्या होगा? तो इसीलिए क्या किया भारत ने, यह कहा है, देखिए भारत कितना दिलदार है दोस्तों। भारत ने यह कहा कि देखिए हमें ये पैसा ना दीजिए, आप पैसा आपको देना है तो किसको दीजिए? इन गरीब कंट्रियों को दीजिए। तो ये चीज़, ये बात थी यहाँ पर निकल करके आई थी। इसीलिए भारत और यूएस दोनों ने मना किया है आईएमएफ को कि 500 यूएस डॉलर जो आप दे रहे हैं उसको हमें ना दे करके इन गरीब कंट्रियों को नियम एक बनाइए कुछ अलग, कि गरीब कंट्रियों का फायदा हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, अब कहेंगे क्या ये बात मानेगा? बात मानेगा क्यों नहीं? बात इसलिए मानेगा, देखिएगा, क्योंकि आईएमएफ का नियम यह है ना, यह कैसे चलता है आईएमएफ का, अगर कोई भी कानून निकालता है या कोई भी बात बोलता है तो उस पर 85% देशों की सहमति, यानी 85% की सहमति की ज़रूरत होती है। 85% की सहमति उसके यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके अनुसार होता है। तो यूएस का इन्वेस्टमेंट कितना है? 17%, 17.5% के लगभग ना, तो इसकी सहमति 17.5 हो गई। भारत की कितनी है? भारत की कितनी है? करीब 2.76, यानी 2.5%। तो टोटल यही दोनों मिला करके कितने हो गए? टोटल यही 20 हो गए, समझ लीजिए 20% के लगभग। ठीक है, अगर बाकी देश मिल भी जाएं,
पूरे विश्व के देश और मिल जाएं तो उनकी सहमति कितनी होती है? 80% ही होगी ना। और सहमति की ज़रूरत कितनी होती है किसी भी नियम को बनाने के लिए? 85% सहमति की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और यहाँ सहमति कितनी हो रही है? मात्र 80। तो ये कानून क्या हो जाएगा? यानी कि आपको IMF को एकदम झक मार करके ही करना पड़ेगा कि इसकी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सहमति तो ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि सभी देशों को उसमें, तो ये जो अमेरिका और भारत ही मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा कि इसकी सहमति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए IMF को इसकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों कि किस संस्थान ने इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम के लाल गोलों की खोज की है। दोस्तों ये लिथियम का लाल गोला, लिथियम समझते ही है क्या है, तो इसमें लाल गोलों की खोज इंटरस्टेलर, ये इंटरस्टेलर स्पेस है क्या चीज़, इसको समझते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या है, यहाँ पर हमारा ये सूरज है, ठीक है। सूरज के अगर बाहर आते हैं तो ये हमारा क्या पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी हमारी, जो कि किसका? सूर्य का चक्कर लगाती है। मार्स हमारा मंगल ग्रह, जो कि किसका? सूर्य का चक्कर लगाता है। ये जुपिटर हमारा बृहस्पति, जो कि किसका? सूर्य का ही चक्कर लगाता है। हमारे शनिदेव जी, जो कि किसका? ये भी सूर्य का ही चक्कर। हमारे अरुण देव जी, ये भी किसका? इसकी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। प्लूटो है, अरुण बड़ू, यानी जितने भी यहाँ पर ग्रह है ना सब ये चक्कर लगाते हैं। और कहाँ पर? किसका? सूर्य का। तो ये जो है हमारा जो चक्कर लगाता है, यानी जो कि सूर्य का प्रकाश जहाँ तक जाता है, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये भाग, ठीक है। हालांकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आता है अच्छे से, पूरा यहाँ तक अच्छे से आता है, और यहाँ से आकर के धुंधला होना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक अच्छे से आता है ना दोस्तों, उसको बोला जाता है हेलीपॉज, उसको हेलीपॉज बोला जाता है। और जहाँ पर ये धुंधला होता चला जा रहा है ना, ये वाला, ये धुंधला होता चला जा रहा है, ये चीज़ है आपका यहाँ पर, यहाँ तक इसका प्रकाश आया। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हेलियोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलियोस्फीयर बोला जाता है, यानी कि सौरमंडल यह है, सूर्य के सौरमंडल को बोला जाता है, ठीक है। ये सूर्य का सौरमंडल है। सूर्य यानी कि सौरमंडल से बाहर अगर हम निकलेंगे तो यहाँ जहाँ तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरस्टेलर मीडियम बोला जाता है। क्या तो बोला जाता है फ्रेंड्स? इंटरस्टेलर मीडियम। और यही होता है इंटरस्टेलर स्पेस बोला जाता है। तो अभी हाल ही में देखिए, ये बात हाल की नहीं है, क्या हुआ था कि यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस में अगर बोला कहा जाए कि क्या सर यहाँ पर कभी कोई गया है? कोई गया नहीं है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन नासा ने एक मुहिम चलाया था। कौन सा मुहिम दोस्तों? एक यहाँ पर वायेजर 1 और वायेजर 2 नाम का एक यान भेजा था। कहाँ? इंटरस्टेलर स्पेस में। वायेजर 1 और वायेजर 2 नाम का एक यान भेजा था, जो कि 40 साल बाद यहाँ पर पहुँचा है। कितने साल बाद? 40 साल के बाद पहुँचा है दोस्तों। ये 1977 में ही इस यान को रवाना किया गया था। कब रवाना किया गया था? 1977 में ही इस यान को रवाना किया गया था दोस्तों, यहाँ पर इस वाले स्फीयर में, यानी कि यहाँ पर इंटरस्टेलर स्फीयर में, स्पेस में। तो लेकिन ये पहुँचे कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। सोचिए कितना दूर। अभी तक तो हम बात करते हैं कहाँ तक आने का दोस्तों? यहाँ पर मंगल, यह है ना, मंगल तक। यहाँ देखिएगा ये मंगल है, मंगल यहाँ से ऐसे जा रहे हैं आप यान में, यहाँ से मंगल को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, बृहस्पति को टाटा बाय बाय बोलकर, शनि को टाटा बाय बाय, नेपच्यून को भी टाटा बाय बाय बोलकर सीधा इतना दूर, उससे भी आगे यहाँ पर पहुँचे। ये है हमारा इंटरस्टेलर मीडियम। यहाँ पर क्या है कि इस समय पहुँचा हुआ है क्या? ये वायेजर 1 और वायेजर 2। देखिए ये बाहर, ठीक है, ये सौरमंडल है सूर्य का, जहाँ तक प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँचता है, और सूर्यमंडल के बाहर ये धुंधला सा प्रकाश पहुँच रहा है सूर्य का। और उसके बाहर जो होता है ये होता है जिसको बोसॉक बोलते हैं। बोसॉक ये है, जिसके बारे में अभी तो हमें कुछ पता भी नहीं है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर वायेजर 1 और वायेजर 2 जो है यहाँ पर भेजा गया है इंटरस्टेलर, यानी कि वहाँ से आने में, कोई संदेश आने में भी ना कई साल लग जाते हैं पृथ्वी तक पहुँचने में ही दोस्तों। वहाँ पर इतना प्रॉब्लम, यानी कितना दूर है यहाँ से, सोच लो कि आप कितना दूर है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना कि ये चीज़ यहाँ पर वायेजर 1 वायेजर 2 किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा भेजा गया था यहाँ पर स्पेस। तो इसी चीज़ के बारे में, यानी यहाँ पर इस इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत के जो वैज्ञानिक है ना, भारत के जो वैज्ञानिक हैं,
कौन से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने लिथियम लाल गोलों की खोज की है। किसमें, इस वाले भाग में लिथियम के लाल गोलों, यानी कि जो ये तारे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लाल लाल दिखाई देते हैं नीचे से, पृथ्वी से, तो इन्हीं को बारे में बोला है कि इसमें लिथियम होने की संभावना है। अभी ये इसमें संभावना इन्होंने व्यक्त किया है इसमें लिथियम होने की ठीक है। अगर इसके बारे में बोला जाए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के बारे में, तो भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है ये दोस्तों, जो कि खगोलशास्त्र, तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोध कार्य को समर्पित है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अवलंब में से संचालित यह संस्थान आज देश में खगोल एवं भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट थे इसके बारे में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यह इंटरस्टेलर स्पेस क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों अगला न्यूज जो है ना, द गार्टर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से, दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत। क्यों, क्योंकि दोस्तों जानते ही हैं आप कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वह गुड़ है, एक प्रकार से देखा जाए भारत के नागरिकों के अंदर गुड़ क्या है इसमें दोस्तों, कि ये क्या है, यहाँ के लोग जो ना कि वह बहुत जल्दी किसी भी डिजिटल चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं। यानी कि एक छोटे से बच्चों को अगर मोबाइल आप दे देंगे ना, वो अभी समझ जाएगा। आपको बता दूं 5 साल का बच्चा भी भारत का यहाँ मोबाइल चलाता है अच्छे से, वो भी अगर उसको मोबाइल दे देंगे वो अभी जान जाएगा कि फ़ोन आएगा तो हालो बोलना है, क्या करना है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, डिजिटल रूप से कुशल देश सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल कुशल देश कौन है, भारत है। यहाँ पर नकल करने में बहुत ज़्यादा भारत होता है आगे। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसलिए भारत को ये श्रेय दिया जाता है। आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड करो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में किस नदी घाट क्षेत्र में कोरोना परीक्षण करने के लिए याचिका दायर की गई है, तो ये गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी में जो याचिका क्यों दायर की गई है मैं बताता हूँ। बात यह हो गई ना, गोदावरी नदी में जब यहाँ कोरोना से हर जगह बंदी चल रही थी, तो गोदावरी नदी में एक परियोजना चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर पोलावरम सिंचाई परियोजना जो चल रहा था, यहाँ पर गोदावरी नदी पे चलाया जा रहा था दोस्तों। ठीक है, गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना चलाया जा रहा था फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया ना कि यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना यहाँ पर चलाया जा रहा था फ्रेंड्स। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जब कोविड-19 की वजह से हर जगह बंदी चल रही थी, फिर भी यहाँ पर वो सिंचाई परियोजना, यहाँ पर लोग काम कर रहे थे। यानी हर जगह बंदी है लेकिन यहाँ पर परियोजना चल रहा है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया कि बंदी में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों ने उल्लंघन किया है, आदेश का उल्लंघन किया है। किसी राज्य में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो यहाँ पर एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, किससे, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रति, कि यहाँ पर भैया कि यहाँ पर जो है महामारी के कारण हर जगह बंदी है लेकिन फिर भी यहाँ पर काम कराया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होने वाला पता आपको, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर कोंडारेडिस, कोयस और कोलम नाम की जनजातियाँ, लोकप्रिय जनजातियाँ रहती हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो है साक्षरता का यानी शिक्षा का अभाव है, इनको नॉलेज कम है दोस्तों। गलती से अगर बीमारी यहाँ पर फैल गया तो यहाँ रोकना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी हद तक जाने जा सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक जो है इस परियोजना स्थल पर काम कर रहे हैं, वो भी किसके, बिना सैनिटाइजर और बिना मास्क के काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर जो आदिवासी है ना, जो निवास कर रहे हैं, उनके पास अगर गलती से पहुँच गया तो ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या लेकर के आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर याचिका दायर किया गया है कि वहाँ पर काम को बंद क्यों नहीं करवाया गया। तो ये था उसका न्यूज़। अब गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि ये गोदावरी नदी क्या है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं महाराष्ट्र का नासिक जिला है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलता है दोस्तों यह गोदावरी नदी। यह यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र के से होते होते तेलंगाना, इधर देखिए यह तेलंगाना से होते हुए सीधा यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाता है। ठीक है, जो गोदावरी नदी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है इसका। ठीक है,
गोदावरी में अनेक सहायक नदियां भी मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ अगर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक और परियोजना यहाँ पर चलाया जा रहा था इस गोदावरी नदी पर। कौन सा? कालेश्वरम परियोजना भी इस गोदावरी नदी पर चलाया जा रहा है दोस्तों। ये यहाँ पर जो है रिवर लिफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है जो कि तेलंगाना राज्य से में है। ठीक है, यहाँ तेलंगाना राज्य में ना रिवर लिफ्ट परियोजना नाम का एक यहाँ पर परियोजना चलाया जा रहा है जो कि इसी गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी से दो परियोजना इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक पोलावरम परियोजना और एक कौन सा परियोजना? ये कालेश्वरम परियोजना। ठीक है, ये दोनों परियोजना आपको याद रखना है। और यहाँ पोलावरम परियोजना में क्या है दोस्तों? पोलावरम में जो है ना वो क्या किया जा रहा है, यहाँ से परियोजना में इसमें टनल बनाया जा रहा है। टनल के द्वारा क्या है, कृष्णा नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है इस परियोजना के द्वारा, टनल के द्वारा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में गोल्फ हॉल ऑफ फेम में 2021 वर्ग के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों ये मैरियन हॉलिन्स को चुना गया है, जो कि दोस्तों मैरियन हॉलिन्स के बारे में बता दें तो यह क्या है, इनका 3 दिसंबर 1892 को जन्म हुआ था और अगस्त 27 1944 में इनका मृत्यु हो गया है। लेकिन इनको हॉल ऑफ फेम के रूप में इनको क्या किया गया है, चुना गया है, या हॉल ऑफ फेम नाम का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, एक प्रकार से समझ लीजिए 2021 वर्ग के लिए हॉल ऑफ फेम इनको चुना गया है। ठीक, गोल्फ का हॉल ऑफ फेम किसको चुना गया? तो मैरियन हॉलिन्स को गोल्फ का हॉल ऑफ फेम चुना गया है। हाल ही में कौन सा राज्य जियो टैग कम्युनिटी किचन एंड शेल्टर का पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। हमारा उत्तर प्रदेश दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ है कि बाहर से आए जितने भी क्वारंटाइन करने के लिए लोग हैं ना, यहाँ पर देखिएगा एक देश के बारे में, ठीक है, एक राज्य के बारे में यहाँ पर ब्यौरा दिया गया। हालांकि ऐसे ही टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है कि शेल्टर होम बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक राज्य की आजमगढ़ के बारे में बताया गया है कि आजमगढ़ में अकेले 33 शेल्टर होम बनाए गए हैं। 14 स्थानों पर यहाँ कम्युनिटी किचन भी बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश क्या है, कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादातर इसमें यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तो यह भारत का पहला राज्य बन गया है कौन कि यहाँ पर कम्युनिटी किचन और शेल्टर का। लेकिन यहाँ पर जियो टैग किया गया है। जियो टैग का मतलब क्या होता है जानते हैं आपको? इन किचन को और इन शेल्टर को, ठीक है, इन किचन और शेल्टर को ऑनलाइन तरीके से निगरानी रखा जा रहा है जियो टैग के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन निगरानी ही जियो टैग है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। यह कहाँ पर लागू हुआ है? उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया है। आगे समझते हैं अगला न्यूज है दोस्तों कि हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ग्रीम स्मिथ को नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट निदेशक के रूप में। ग्रीम स्मिथ है कौन? यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हैं, जो प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं। ठीक है, सभी प्रारूप में खेल चुके हैं, यानी टेस्ट, वनडे या हर चीज़ों में खेल चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हुआ क्या, 2003 में उन्हें शान पुलाक के बाद राष्ट्रीय टीम के कप्तान के लिए भी नियुक्त किया गया था और उन्हें 2014 में अपनी सेना निवृत्त तक टेस्ट क्रिकेट में कप्तान का पदभार भी इन्होंने संभाला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है दोस्तों यहाँ पर कि सेना ने दिल्ली का कौन सा संगरोध केंद्र अपनी रेख में ले लिया? तो भैया दिल्ली के नरेला वही जगह है फ्रेंड्स जहाँ पर खतरनाक लोग रहते हैं इस समय क्वारंटाइन में। कौन खतरनाक लोग? वही जो हमारे थे, कौन वाले भैया, जो क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पर उससे मरकज के जो लोग थे ना, तो दिमाग में कोई बात आता नहीं, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। हाँ, तो मरकज के जो लोग थे, मरकज के यानी कि जो मरकज वाले थे, उनको क्या किया गया, यहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसमें 932 मरकज के लोग हैं और 367 जो लोग हैं वो क्या हैं, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है इसमें। तो इन्हीं लोगों के लिए ये लोग क्या कर रहे थे पता है? ये लोग दोस्तों नर्सों को परेशान कर रहे थे, डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर सेना को ला करके रख दिया गया है। ठीक, तो ये बात निकल करके आई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का ट्रिक था दोस्तों कि कर्क रेखा और भारतीय राज्य के बारे में, तो इसमें से कई ट्रिक आपको दिया गया है। एक है कर्क मित्र पर गमछा झार, और एक है आपका कि
राज्य में मित्र गूंप छांझ, और तीसरा है दोस्तों मेरा मित्र रांझा पर छा गया। तो इन सभी से भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए मित्र पर गमछा झाड़ का है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक, और यहाँ पर इसके द्वारा राज्य में मित्र गूंप छांझ इसके, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, गु से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, और छ से छत्तीसगढ़। और अगला एक और भी है इसके द्वारा, यानी सभी ये तीनों ट्रिक यही हैं, केवल मित्र कर्क रेखा से गुजरने वाले। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। मेरा मित्र रांझा पर छा गया, मध्य प्रदेश, मे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, राज से राजस्थान, पर से यहाँ पर रांझा, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, छा से छत्तीसगढ़, गया से गुजरात। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये डीपली डिस्कशन अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि आपके साथ साथ उनको भी क्या हो के बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, चाहे आईएएस की तैयारी करते होंगे, बीसीएस की तैयारी करते होंगे, करंट अफेयर का ये सेशन उनके लिए इनफ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक डीपली सेशन को इंक्लूड किया जा रहा है, हर चीज़ों को बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैप में अगर देख लें तो मैप में क्या है, गुजरात से देखिए राजस्थान का यह छोटा सा भाग है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का इससे ज़्यादा हिस्सा में गुजरता है। ठीक है, यह कर्क रेखा, और उसके बाद यहाँ पर है झारखंड है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर यह तो सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर है दोस्तों। अब पूछा जाता है कि कर्क रेखा का ज़्यादा हिस्सा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर समझ में आया हो दोस्तों तो क्या करिएगा, क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है साथ ही साथ में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़ दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो। यहाँ पर देखिएगा जो शुरू में यहाँ पर आया था फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिनट, यह क्या है आगे 18 अप्रैल, यहाँ पर यह रहने वाला है, ये 18 ना होकर के ये 21 अप्रैल रहेगा। ठीक है, तो ये 21 अप्रैल रहेगा, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।